हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं वीक 5 से लेके वीक 8 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर। तो वीक 5 के हमारे पास टॉपिक्स है टेंसेस और सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। अब ये दो टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमसे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। क्यों होती है मैं बताती हूँ। हम क्या है ना, हमारी बेसिक इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि यार ये भी हो जाएगा, इसका आंसर भी हम निकाल लेंगे सेंटेंस को पढ़ पढ़ के। और क्या होता है ना, जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तब हमें कोई और ऑप्शन उस सेंटेंस में अच्छा सा जाता हुआ लगता है, क्या हैड बीन। अब उसकी जगह कभी कभी वो रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम इन दोनों के रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं तो वो आता है हैव बीन। तो इन दोनों में वो डिफरेंस आ जाता है, वो रूल्स की वजह से आता है। तो इसमें हमारी बेसिक नॉलेज काम नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हमें रूल्स की नॉलेज में ही जाना पड़ेगा कि रूल्स हमें पता होंगे कि कौन से वर्ब के साथ में क्या लगेगा, हैड लगेगा, हैव लगेगा। वो सब हमें रूल्स अच्छे से पढ़कर। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपको उसको याद करने या रटना है। अभी भी आपके पास एग्जाम्स में इतना टाइम है कि अगर आप रोज भी 1 घंटा इनके रूल्स को पढ़ लेते हैं, और अगर आप एक दिन पढ़ने बैठोगे तब आपको एक दिन लगेगा कि हाँ, इन रूल्स को याद करने में, याद भी नहीं करने में, सॉरी बार बार बोल रही हूँ, याद करने में बस एक बार पढ़ने में आपको 1 आवर लगेगा। बट जब आप नेक्स्ट डे बैठोगे ना, तब आपको थोड़ा तो माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रहती है कि हाँ, हमने कल भी पढ़ा था। तो ऐसे आप अगर कंटिन्यूसली 1 वीक पहले भी एग्जाम से करेंगे, ये सारे रूल्स पढ़ेंगे, तो इनके क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। और इन दोनों के अलावा तो बाकी जो भी वीक्स है, लाइक वीक 5 के अलावा बाकी जो भी वीक्स है, उसमें इतना आपको रूल्स का और इसमें बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसमें तो हमारी बेसिक इंग्लिश भी और थोड़ी सी वोकैबुलरी वो भी होगी, तो उससे भी हम सारे इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। बट इस वीक के जो टॉपिक्स हैं, ये दो टॉपिक्स में आपको अच्छे से इनके रूल्स पता होने चाहिए। एंड मैं आपको प्लीज कहती हूँ कि इन रूल्स को आप जब ये वीडियो देख रहे हैं अभी साथ साथ में, तो अपनी कॉपी में लिखते जाए। और अगर आप रूल्स नहीं भी लिख रहे तो बस इनके जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं आप वही लिख लीजिए, ताकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हम पहले टेंसेस होते क्या है। तो टेंसेस का मतलब होता है, सबको पता है, फिर भी एक बता देती हूँ। टेंसेस का मतलब होता है काल या समय, कि वो काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है, पहले हो चुका है, या अब आगे होगा। तो वो काल, काम का समय या काम का काल बताने में हम टेंसेस का यूज करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं, सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो प्रेजेंट टेंस मतलब अभी जो काम चल रहा है, ठीक है, अभी जो मैं काम कर रही हूँ, लाइक मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, मैं पढ़ा चुकी थी, वो मेरा पास्ट टेंस था, मैं अभी आगे और पढ़ाऊंगी, वो मेरा फ्यूचर टेंस है। तो मैंने एक बार में आपको तीनों क्लियर कर दिए। प्रेजेंट कि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो प्रेजेंट में हम पहले पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, कि कहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स को फॉलो करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम जब यूज करते हैं, जब मैं बता रही हूँ, मैं किसी से अगर बात कर रही हूँ प्रेस, ठीक है, और मैं जो ना डेली बेसिस पे काम कर रही हूँ मैं उसे बताती हूँ, तो मैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स को फॉलो करूंगी। या अगर मैं कोई साइंटिफिक फैक्ट को अपने सेंटेंस में ला रही हूँ, तो मैं उसके लिए भी अगर रूल फॉलो करूंगी तो वो सिंपल प्रेजेंट का करूंगी। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो उसमें भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स को फॉलो करूंगी। तो हम पहले इसका असर्टिव रूल देखते हैं कि उसमें क्या रूल लगता है। तो हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपको वीक 2 में पढ़ाए थे, जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी। तो वैसे भी आपको अभी वीक 1 से 4 का रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो एक पूरी कंबाइंड वीडियो हुई हुई है चैनल पे ही, तो आप वहां जाकर सर्च करना। पहले वीक 1 से 4 अच्छे से पढ़ के आना, फिर वीक 5 to 8 में जंप करना, ताकि एग्जाम के टाइम पे क्या होगा ना, कि वीक 1 to 4 कंप्लीट होगा तो वीक 5 to 8 पे ही आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अभी जो क्विज 2 के लिए वीक 5 to 8 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटेज ज्यादा यही रखते हैं वीक्स। तो पर पहले वाला भी थोड़ा तो अब याद होना चाहिए, क्योंकि क्विज 1 खत्म हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो हमें इतना याद नहीं रहता है कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। तो प्लीज मैं आपको पहले बोलूंगी कि आप पहले वीक 1 से 4 का अच्छे से सारे लेक्चर्स देख लो। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 1.5 आवर लगेंगे या 2 आवर्स लगेंगे, उससे ज्यादा आपका बिल्कुल भी नहीं है। और वो लेक्चर्स देखने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार शिट, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट लेक्चर्स नहीं है, एकदम एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सिर्फ वही कराए। और अगर आपको वो नहीं देखना है लेक्चर्स की नहीं यार मेरे को याद है, तो अपना, अगर आपको याद है तो आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, ताकि वो एक रिविजन हो जाए। क्योंकि
वो रिवीजन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एंड में आप लोग ऐसे फंस जाओगे ना कि मेरे को तो वीक 1 to 4 का पढ़ूं या वीक 5 to 8 का पढ़ूं। बट इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ना, आप वो कर सकते कि पहले आप वीक 1 to 4 का पढ़ के अभी ही कंप्लीट करके रख दीजिए, उसका सिर्फ 2 आवर्स देने, क्योंकि वो पहले ऑफकोर्स आपने पढ़ा हुआ तो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रहती है, बट वो कभी कभी निकल जाती है 1-2 पॉइंट्स, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अभी वीक 1 to 4 देख लो, उसके बाद में वीक 5 to 8 वाली वीडियोस देखना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको सिर्फ एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले ना आपको सिर्फ वीक 5 से 8 तक का ही रिवीजन करना पड़ेगा, वीक 1 to 4 का आपको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अब हमने अब पढ़ लिया ना तो ऑफकोर्स वो हमारा 2-2 बार पढ़ा हुआ है, आगे भी हमने पढ़ा था और अभी और पढ़ लिया, तो हमारे वो माइंड में रहेगा, तो आपको सिर्फ फिर ध्यान वीक 5 to 8 वाली वीडियो पे ही देना पड़ेगा। तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं, सॉरी मैं बीच में ऑफ टॉपिक हो गई थी, बट स्टार्ट करते हैं। तो असर्टिव रूल में हम क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसमें एस और ईएस जोड़ते हैं, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब एग्जाम्पल मैंने सब में सेम रखा है ताकि आपको समझने में इजी रहे, तो आप अपनी नोटबुक और पेन प्लीज साथ में लेकर बैठे और ये सारे रूल्स अच्छे से लिखने ना, क्योंकि ये रूल्स अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले भी पढ़ोगे ना, या मैं ये नहीं कहती कि एक दिन पहले ही पढ़ो, मैं ये कहती हूँ कि आप 1 वीक पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि रोज का अगर आप हाफ एन आवर भी दोगे ना कि मैं ये सारे रूल्स को एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो वह आपके लिए एग्जाम में इतना इजी बन जाएगा ना, आपको फटाफट सारे आंसर्स निकलेंगे। तो आप प्लीज अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए और लिखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में असर्टिव रूल में हम क्या यूज करते हैं। तो हम उसमें यूज करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, एंड ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, शी राइट्स अ लेटर। अब शी राइट्स अ लेटर, अब राइट्स इसमें राइट क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। अब किसी को ये नहीं पता होगा कि वर्ब क्या है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पहले जाकर वीक वीक 2 का ही अगर देख लो कि सिर्फ वर्ब में डाउट है अभी, तो इसमें वर्ब ही काम आना है ज्यादा, तो आप वीक 2 का ही लेक्चर देख लो ताकि प्लीज कोई डाउट नहीं हो। तो मैं वर्ब नहीं बताऊंगी, सबको पता है वर्ब है राइट, तो राइट हमारा हो गया वर्ब। अब इसने कहा है सब्जेक्ट, तो हमारा हो गया शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने राइट कर दी। अब एस या ई एस जोड़ना है, तो राइट के साथ में तो एस ही जोड़ेगा, तो ये हमने एस जोड़ दिया, और अ लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो शी राइट्स अ लेटर, ये उसका वर्क डन ऑन डेली बेसिस है, तो ये इसका ये आ गया, ठीक है। अगर मेरे को नेगेटिव में उसको बनाना होगा तो मैं कैसे करूंगी, तो सब्जेक्ट तो एज इट इज, फिर डज नॉट आ जाएगा उसमें, ठीक है। डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, वो सिंपल है। बस इसमें हमें डज नॉट जोड़ना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमें डज नॉट जोड़ना है, एंड उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस ये सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो शी डज नॉट राइट अ लेटर, वर्ब से पहले डज नॉट जुड़ गया, बस यही। अगर हमें कोई नेगेटिव रूल आ जाता है तो उसमें हमें ये अप्लाई करना है, ये मतलब ऐसे सोचना है कि सब्जेक्ट के बाद में हमें जस्ट डज नॉट लगाना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में डज नॉट मत करना, ठीक है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हमें इंटरोगेटिव मतलब मेरे को क्वेश्चन पूछना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले मैं डज लगा दूंगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सेम ही रहेगा। तो डज शी राइट अ लेटर, तो डज हमने सबसे पहले ही जोड़ दिया सब्जेक्ट से पहले। तो इन तीन में आपको बस ये सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस ऑब्जेक्ट, ये तो याद रखना ही है, बस इन दो में आप अब इसको याद, रूल को याद रखते हुए आपको ये याद रखना है कि अगर मुझे इसको नेगेटिव सेंस में बोलना है या क्वेश्चन सेंस में पूछना है तो मैं कैसे करूंगा। तो अगर नेगेटिव सेंस में होगा तो मेरे को जस्ट सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट लगा देना है, और अगर मेरे को इंटरोगेटिव सेंस मतलब रूल में पूछना पड़ेगा, या मैं किसी को इंटरोगेट कर रहा हूँ कि आप कब लिखती हो या कब काम करती हो, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले मैं लगाऊंगी डज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कोई एक्शन हो रहा है, जब मैं बोल रही हूँ तभी कोई एक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पे जो हम टेंस यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में हम आईएनजी जोड़ देंगे, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी इज राइटिंग अ लेटर, मतलब मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ में ये एक्शन कर रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर, मैं उससे बात कर रही हूँ, एंड उसके साथ साथ में ही वो अपना
काम कर रही है। तो ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑफ कोर्स वो यही डिनोट करता है कि एक एक्शन हो रहा है जब मैं बोल रही हूँ, तो ऑफ कोर्स ये एक्शन हो गया जब वो दूसरा आगे बोल रहा है। तो शी इज राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर जोड़ना है बस, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें शी हो गया, इज लगा दिया, इज एम आर आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख के लगाना है। और राइटिंग अ लेटर, राइट हमारा हो गया वर्ब, आईएनजी हमें यूं भी जोड़ना होता है तो हमने जोड़ लिया, और लेटर ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको नेगेटिव सेंस में बोलना तब सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस नॉट, ठीक है। अब बस इसमें नॉट लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा, तो यही डिफरेंस आ जाता है हमारे, ठीक है। तो इसमें हमारे नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम है, बस सब्जेक्ट इज एम आर के बाद में आपको नॉट लगा देना है, तो शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ओके अगर मैं इसको क्वेश्चन की तरह पूछना चाहती हूँ तब इज एम आर पहले लिखना है, ठीक है। इस बार सब्जेक्ट से पहले इज एम आर आ जाएगा और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट वो एज इट इज सेम रहेगा, बस वो इज एम आर स्वैप कर जाएगा सब्जेक्ट के साथ में कि वो पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो इज शी राइटिंग अ लेटर, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बट अभी जस्ट फिनिश हुआ है। जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अभी जस्ट फिनिश हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका आपको एग्जांपल देखकर ही ऑफ कोर्स समझ में आएगा, तो अगर मैं इसका असर्टिव रूल देखती हूँ तो उसमें हमारे साथ सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो शी हैज रिटन अ लेटर, उसने पास्ट में स्टार्ट किया था लेटर लिखना, उसने पहले से स्टार्ट किया था बट वो अब खत्म हुआ है। तो उसमें हम जो भी ऐसी चीजें होगी कि पास्ट में स्टार्ट किया था बट अब खत्म हुआ है, जैसे मैंने पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, अब वो जब खत्म होगा तब उसमें अगर मेरे को किसी को बताना होगा तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल को फॉलो करूंगी, ठीक है, ऐसा समझिए। तो शी हैज रिटन अ लेटर, तो पास्ट में उसने स्टार्ट किया था, पता नहीं कितने घंटे से लिख रही होगी, 1 घंटे 2 घंटे पहले स्टार्ट किया, तो वो पास्ट हो गया उसका, बट अभी वो जस्ट उसने खत्म किया, तो हमने उस पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लिया। अगर मेरे को उसको नेगेटिव सेंस में बताना होगा तो मैं सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव सेम एज इट इज रहेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले मैं लिख दूंगी नॉट, ठीक है, नॉट आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो हैज शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। इंटरोगेटिव रूल में अगर एक क्वेश्चन पूछना होगा तो हैज और हैव पहले आ जाएगा, बस ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, अगेन हैज और हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हैज शी रिटन अ लेटर। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम जब यूज करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और उसका अभी तक वो चल रहा है, ठीक है। जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था बट वो अभी तक चल रहा है, लाइक मेरा एग्जांपल ही ले लो, मैंने पास्ट मतलब पता नहीं कितनी देर पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, तो इसमें मेरा अगर यूज होना होगा, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस वर्ड ही आपको समझ जाना चाहिए कि कंटिन्यू हो रहा है अभी तक, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी जस्ट खत्म हुआ है, ठीक है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ने खुद ने ही बता दिया कि हाँ अभी तक वो कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए उसका नाम ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। तो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ है पूरा, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो इसका असर्टिव रूल देख लो, सब्जेक्ट के साथ में हम हैज या हैव, ठीक है, उसके साथ में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे, पर इधर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्ब के फॉर्म्स का भी बिल्कुल ध्यान देना है आपको। तो ठीक है, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, पास्ट में स्टार्ट किया था ना, अभी भी कंटिन्यू है उसका, वो अभी भी लिख रही है अपना लेटर, तो शी हैज बीन, ठीक है, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अगर मेरे को इसको नेगेटिव में बताना होगा तो शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, तो सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव, नॉट बीन लग जाएगा, बीन के साथ में बस हमने नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज सेम रहेगी, ठीक है। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंटरोगेटिव रूल अगर मैं देखती हूँ, अगर मेरे को उसको क्वेश्चन सेंस में पूछना है तो हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, अभी तक क्या वो लेटर लिख रही है, तो हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर। आगे बढ़ते हैं।
तो पास्ट टेंस मैंने आपको प्रेजेंट में ही बता दिया था एग्जाम्पल देके, दोनों का, पास्ट और फ्यूचर का भी। ठीक है, कि पास्ट टेंस जो मेरा काम हो चुका है, मैं पढ़ा चुकी थी, तो वो मेरा पास्ट हो गया। अब सिंपल पास्ट हम कब यूज करते हैं? जब मेरा कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है पास्ट में, उसके लिए मैं सिंपल पास्ट यूज कर सकती हूँ। या मैं कोई अपनी पास्ट हैबिट्स के बारे में बता रही थी, तो उसमें भी मैं अपना पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स को यूज कर सकती हूँ। एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। सो ये मैं अपनी पास्ट हैबिट का बता रही हूँ कि मैं फुटबॉल खेलती थी जब मैं बच्ची थी तब। ठीक है, या वो एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट का भी मैं, ये भी आप इस सेंटेंस को दोनों वे में ले सकते हो कि ये मेरा पास्ट हैबिट भी था कि मैं फुटबॉल खेलती थी जब मैं छोटी बच्ची थी, या वैसे को भी ऐसे भी ले सकते हो कि मैंने फुटबॉल एक्शन कंप्लीट हो गया कि मैंने फुटबॉल खेला था जब मैं बच्ची थी। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका असर्टिव देख लेते हैं सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ये तो सेम हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो शी रोट अ लेटर, उसने लेटर लिखा था। एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट में कि उसने लेटर लिखा था। अगर मेरे को इसको नेगेटिव सेंस में बोलना हो तो सब्जेक्ट के साथ बस डिड नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एज इट इज सेम रहेगा। तो शी डिडंट राइट अ लेटर, उसने लेटर नहीं लिखा, वो खत्म हो गया पास्ट में। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डिड शी राइट अ लेटर, मैं पूछ रही हूँ, मुझे तो ऑफकोर्स पता ही नहीं है कि उसने लेटर लिखा था या नहीं। तो अगर मुझसे उसको, मतलब अभी मैं अगर पास्ट में बात कर रही हूँ तो मैं उससे पूछूंगी डिड शी राइट अ लेटर, बस सिंपल। तो इनके रूल्स मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि इनके रूल्स आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो आपकी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। सेंटेंस फ्रेम अगर मैं पूछ लेंगे, या अगर आपको पूछेंगे कि कौन सा वर्ड सबसे बेस्ट जा रहा है, तो उसमें आपको रूल्स अच्छे से आने चाहिए। और पहले आपको सेंटेंस देख के पता चलना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। चलो टेंस तो हम फिर भी बता लेंगे, बट टेंस के जो सब टाइप्स है, सिंपल, सिंपल। So past continuous tense, it is used to denote an action going on at some time in the past. जो past में काम चल रहा था, continuous का of course मतलब है जो चल रहा था, तो वो past में कोई काम एक चल रहा था, तो उसमें हम denote करने के लिए past continuous tense का use करेंगे। assertive rule इसका अगर हम देखते हैं तो उसके साथ में हम subject लेते हैं verb की was या were, then verb की first form ing and then object। She was writing a letter, पास्ट में उसका काम चल रहा था कि वो लेटर लिख रही थी। ठीक है, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर पहले नहीं लिख रही थी। वॉज शी राइटिंग अ लेटर, अब इधर दो जगह मिस्टेक हो गई है, नॉट के बाद में यहाँ पे भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देना, और यहाँ पे भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड होगी। ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आईएनजी आएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो आप इसे ऐड कर देना। और अगर आपको टेंसेस के ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करा दूंगी पीडीएफ इसका। तो अगर रिक्वायर्ड है तभी मैं करवाऊंगी, नहीं तो अगर आप साथ साथ में मेरे लिख रहे हैं तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। देन क्या होगा ना, अगर मैं पहले करवा दूंगी एग्जाम से पहले, चलो मैं करवा भी दूंगी कि ठीक है उसमें से लर्न कर लेंगे, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप ये साथ साथ में लिखें। ठीक है, ताकि आपको लर्न हो जाए और आप रोज रोज का पढ़ते रहे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, past perfect tense is used to describe an action completed before a certain moment in the past, usually a long time ago. If two actions happened in the past, past perfect is used to show the action that took place earlier. अब ये आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट में आने से पहले, मतलब द पेशेंट the doctor saw the patient and then the patient would have died, बट तो पेशेंट तो पहले ही मर गया, फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर आने से पहले ही पेशेंट मर गया, तो हम उसको, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का, या इट इज ज्यादा टाइम से जो चल रहा हो। ठीक है, the patient had died before the doctor came, past perfect is used to show the action that took place earlier, वो पहले ही हो चुका था, जैसे ही डॉक्टर आया उससे पहले वो काम हो चुका था कि वो पेशेंट मर चुका था। इसका जब मैं असर्टिव सेंटेंस में बोलती हूँ तब मैं सब्जेक्ट के साथ में हैड लगा देती हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। शी हैड रिटन अ लेटर, वो काम पहले ही हो गया था, या पास्ट में सर्टेन मोमेंट से पहले ही, कुछ टाइम से पहले, जैसे मैं एंटर हुई उससे जस्ट पहले ही उसका काम हो गया था कि उसने लेटर लिख लिया था। ठीक है, तो ये हमारा यूज करने में पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स आते हैं। शी हैड रिटन अ लेटर। अब सेकंड में सब्जेक्ट हैड,
देन नॉट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी ऐड नहीं हुआ है तो आप ऐड कर देना वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा ही नहीं था। हैड शी रिटन अ लेटर, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि उसने लेटर लिखा था या नहीं। Past perfect continuous tense. It is used to denote an action that began before a certain point in the past and continued up to some time in the past. अब वो थोड़ा कंटिन्यू हुआ है पास्ट में, बट थोड़ी देर पहले ही पास्ट में चालू हुआ है। लाइक आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल फॉर 20 days, मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही चालू हुआ है और 20 days तक वो चलेगा। कंटिन्यूड इन अप टू सम टाइम इन पास्ट, अब वो मेरे लिए तो पास्ट हो गया ना कि उसका इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट हुआ है, बट वो 20 days तक चलेगा। तो मैं 20 days के बाद गई तो मतलब थोड़ा टाइम पहले ही चालू हुआ है, बट वो खत्म भी हो गया है, मतलब थोड़ा टाइम अनकंटिन्यू होकर थोड़ी देर के लिए कि 20 दिन के लिए वो कंटिन्यू हो रहा है एंड वो खत्म हो गया है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही थी, ठीक है। किसी पॉइंट, पास पॉइंट पे वो स्टार्ट हुई थी लेटर लिखना, और वो पास्ट में ही किसी टाइम पे वो उसने लेटर लिखकर रख दिया। तो मैं जब गई तब मैंने देखा कि उसका तो लेटर एकदम कंप्लीट है, तो मैं उस सेंस में लूंगी कि हाँ उसने पहले पास्ट में थोड़ा, उसके पास में जाकर उसने थोड़ा लेटर लिखा और उसने लेटर लिख के कंप्लीट करके वो आराम से बैठ गई। तो मैं गई तो वो मैं यही सोचूंगी कि उसका एक्शन स्टार्ट हुआ होगा कि एक पॉइंट पे, पास्ट के एक पॉइंट में, और वो पास्ट में चला भी होगा। वो मेरे लिए तो पास्ट ही हो गया ना कि वो काम चल रहा था, मैंने तो उसे देखा नहीं कि उसका काम चल रहा था, बट उसका ऑफकोर्स काम चल रहा था, तभी तो वो लेटर लिखकर अब खाली बैठ गई है। तो शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, बस इसमें हैड के साथ में नॉट लगा देना है, हैड के बाद में नॉट बीन लगा देना है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में, और यहाँ पे हमें बस हैड और सब्जेक्ट को स्वैप कर देना है, तो हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास फ्यूचर टेंस, मतलब जो काम मैं अभी करने वाली हूँ आगे। अगर आगे मैं बोलती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ, तो क्वेश्चंस मैं बाद में लेकर आऊंगी, वो मेरा फ्यूचर है कि मैं लाऊंगी बाद में, तो वो उस सेंस में हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। Simple future. This tense tells you about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future. इसके रूल होता है, या हम तो will और shall यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। This tense is used to tell about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future. Of course, अभी तक आया नहीं है वो, ठीक है, वो काम होगा इन फ्यूचर, जो आगे होने वाला है, या कोई एक्शन होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। लाइक हमारे एग्जाम होंगे, अभी हुए नहीं है, होंगे, ठीक है, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस है। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज विथ आई एन वी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को पढ़ना होगा, इसमें समझाने का कुछ नहीं है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज विथ आई एन वी, हेल्पिंग वर्ब विल इज यूज विथ ऑल अदर्स। व्हेन यू आर when you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of will or shall is reversed. Will is used with INV and shall is used with others. अब देखो ये थोड़ा confusing हो गया। जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी तो शैल हम यूज करेंगे, आई और वी के साथ में हम शैल यूज करेंगे, और विल हम बाकी किसी के साथ भी यूज कर लेंगे। बट अगर मैं किसी चीज का कमिटमेंट कर रही हूँ कि हाँ मैं ये करूंगी, या मैं किसी चीज को एम्फोसाइज कर रही हूँ कि नहीं ये मैं ही करूंगी, मैं कर सकती हूँ, तो वो विल और शैल है ना, उनका जो काम था ना वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब विल हमारा लग जाएगा आई एन वी के साथ में, और शैल यूज हो जाएगा दूसरे अदर के साथ में। बाकी अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस में अगर बोल रही हो तो शैल हमारा आई एन वी के साथ में ही चलेगा और विल हमारा किसी और के साथ चल सकता है। बट अगर मैंने किसी चीज की कमिटमेंट कर दी, या किसी को कह दिया कि नहीं यार ये मैं ही करूंगी, मुझे करने देना, तो विल शैल का वो स्वैप हो जाएगा कि विल हमारे यूज हो जाएगा आई एन वी के साथ में, और शैल होगा हमारे बाकी किसी और के साथ में। इन जनरल स्पीकिंग देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल, एंड नॉर्मली विल इज यूज विद ऑल। इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, और विल ही हम ज्यादातर सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल फ्यूचर में इसका रूल देखती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल। अब विल और शैल आपको पता है कब कहाँ लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। शी विल राइट अ लेटर, वो फ्यूचर में लिखेगी, अभी लिखा नहीं है। शी विल राइट अ लेटर, वो लेटर लिखेगी, अब उसकी मर्जी होगी जब लिखेगी। अब मेरे को बोल दिया कि उसको लेटर नहीं लिखना, शी विल नॉट राइट अ लेटर, वो फ्यूचर में लेटर लिखेगी नहीं।
और अगर मेरे को उसको क्वेश्चन पूछना होगा विल शी राइट अ लेटर, मैं अगर किसी से पूछ रही हूँ कि वो लेटर लिखेगी क्या, तो मैं यही पूछूंगी विल शी राइट अ लेटर। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। मतलब जो फ्यूचर में ऑनगोइंग होगा, मतलब जो फ्यूचर में चलता रहने वाला कोई ऐसा एक्शन होगा, उसमें मैं डिनोट करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगी। लाइक ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। मतलब 12 o'clock से वो चालू होगा स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब मेरा एक ऐसा, उसका एक ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में चलता रहेगा। 12 बजे से लेकर पता नहीं उसको कितने लोग मिलेंगे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो फ्यूचर में उसका वो एक्शन चलता रहेगा। और वो एक्शन 2 घंटे के लिए भी कंटिन्यू हो सकता है, 3 घंटे के लिए भी कंटिन्यू, क्या पता 1 घंटे में ही खत्म हो जाए अगर मंदिर में कम लोग होंगे तो। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तब यूज होता है, उसके रूल्स जब यूज होते हैं तब हमें पता होता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होगा और वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो we use the future continuous tense to talk about something that will be in progress at or around a time in the future। इसमें हम will और shall के साथ में be लगा देते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing। ठीक है, तो अगर मेरे को अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यूज करना है तो मैं सब्जेक्ट के साथ में will और shall प्लस be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड देन ऑब्जेक्ट। she will be writing a letter, मतलब वो लेटर लिखेगी, फ्यूचर में लिखेगी। स्टार्ट, एक्शन स्टार्ट होगा और वो कुछ टाइम के लिए चलेगा, क्योंकि लेटर ऐसा तो है नहीं 1 सेकंड में लिखे खत्म हो गया लो, उसको कुछ टाइम तो लगेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं कि वो काम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आगे कंटिन्यू होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिखेगी। विल शी बी राइटिंग अ लेटर, तो आप ये सारे रूल्स जो है नोटबुक्स में लिख लेना। नहीं तो अगर सेंटेंसेस भी लिखोगे ना, ये एग्जाम्पल, तब भी आपको उससे समझ आ जाएगा। ये एग्जाम्पल्स ही सबसे ज्यादा आपको मतलब हेल्प कर देंगे समझने में इनके रूल्स। ठीक है, future perfect tense। Future perfect tense is used to express an action which will happen or occur in future and will be completed by a certain time in future। मतलब वो काम फ्यूचर में चालू होगा और वो कुछ ही पॉइंट ऑफ टाइम में खत्म हो जाएगा। मतलब अपन हमको उसका टाइम पता है कि हाँ ये इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था उसमें हमें पता नहीं था कि वो कब तक कंटिन्यू होगा काम, बट फ्यूचर परफेक्ट में हमें पता होगा कि हाँ ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग। मतलब हमें पता है कि उनका काम स्टार्ट होगा, अब पता नहीं काम स्टार्ट होगा इन टाइम इन फ्यूचर और संडे तक उनका काम खत्म भी हो जाएगा। इसमें हमें श्योरिटी कि हाँ संडे तक पूरा काम खत्म हो जाएगा। बट जो आगे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा है उसमें हमें पता नहीं था कि आगे वो कब तक 12 बजे से आगे तो वो कब तक स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बट अगर हमें पता होता कि हाँ फ्रॉम 12 o'clock ही स्टार्ट एंड ही कंप्लीट इट टिल बाय 3 o'clock, तो ये हमारा फिर सेंटेंस आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और फिर उसके रूल्स यूज होते हैं। बट वो कंटिन्यूअस था, हमें पता नहीं था, बट जिसमें हमें पता होता है तो वो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दे विल हैव शिफ्टेड इन द न्यू हाउस बाय संडे मॉर्निंग, तो इसमें जो रूल यूज होगा उसमें होगा विल और शैल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम देखते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट के साथ में विल और शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट। शी विल हैव रिटन अ लेटर, वो लेटर लिखेगी। she will have written a letter, she will not have written a letter, will she have written a letter, क्या वो लेटर लिखेगी। ठीक है, वो लेटर लिखेगी, हमें पता है कि वो 1 घंटे में लेटर लिख लेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ she will have written a letter। ठीक है, ओके। Future perfect continuous tense, it is used to talk about actions that will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future। अब देखो यहाँ पे future perfect और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दोनों ही ज्वाइन होकर बना रहा है। मतलब फ्यूचर परफेक्ट में हमें पता था कि वो काम खत्म होने का हमें टाइम पता है कि हाँ ये संडे मॉर्निंग तक खत्म हो जाएगा, मतलब हमें काम खत्म होने का पड़ता है। बट कंटिन्यूअस में हमें पता है कि वो चलता रहेगा, तो हमने उसको थोड़ा स्वैप कर दिया। क्या किया ना, हमने कह दिया कि वो ऐसा एक्शन के बारे में बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि जिसमें एक फिक्स टाइम पे वो काम स्टार्ट होगा और वो आगे
चलता रहेगा बट वो हमें नहीं पता कि कब तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों आ गए, फ्यूचर परफेक्ट भी आ गया एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आ गया। तो इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस देन इट इज नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमें कोई टाइम रेफरेंस ही नहीं दिया है कि हाँ ये इतनी बजे से स्टार्ट होगा, तो अगर आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं मिला है तो आप उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। विदाउट कंटिन्यू टाइम रेफरेंस सच सेंटेंसेज आर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टाइम रेफरेंस दिया ही नहीं है तो ऑफकोर्स फ्यूचर कंटिन्यूअस है। Continued time reference only differentiates between future continuous tense and future perfect continuous tense. The future perfect progressive emphasizes the duration of an activity that will be in progress before another time or event in the future. For example, this time tomorrow I will be enjoying the cricket match in the stadium. मतलब वो एक्शन कल स्टार्ट हो जाएगा बट कब तक चलेगा वो हमें नहीं पता। इसमें मेरे को इसका टाइम रेफरेंस मिल गया है कि हाँ ये कल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका रूल्स अगर हम देखते हैं तो इसमें हम विल और शैल के साथ में हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्या वो लेटर लिखेगी या वो लेटर नहीं लिखेगी, वो लेटर नहीं लिखेगी और वो लेटर लिखेगी। ये 3 सेंटेंस हो जाते हैं। इसके साथ में हमारा टेंसेस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे भी आपको एकदम परफेक्ट वे में समझाने का, बट मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर एक चीज इजी वे में समझा पाऊँ। बट इफ इन केस आपको लगता है कि मैं कहीं पे लैग कर रही हूँ तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं और ज्यादा इम्प्रूव करूंगी। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो मुझे भी इतना अच्छे तरीके से नहीं पता है कि एकदम करेक्ट वर्ड या क्या बोलना चाहिए जिससे आपको एकदम परफेक्टली समझ आ जाए। मैं जस्ट अपने हिसाब से सोचती हूँ कि हाँ मैं जो बोलती हूँ वो उनको समझ में आ रहा होगा, बट आगे इफ इन केस कोई होते हैं कि जिनको समझ नहीं आ रहा होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताना मैं और किस चीज पे वर्क कर सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर थोड़ा सा रह जाता है तो आप प्लीज मैनेज कर लेना। आप भी यही सोचना कि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं आप ही के साथ साथ में पढ़ रही हूँ ये, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में हमें ऑफ कोर्स रूल्स ही देखना है, इसमें भी रूल्स के अलावा कुछ है ही नहीं। बट इसमें जो रूल्स है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे सिंपल सिंपल है। जो मैंने लिखे ये सारे प्रोफेसर ने जो स्लाइड्स में यूज करे थे मैंने वही सारे उठा के लाई हूँ ताकि समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल कह रहा है कि नो चेंज इन फॉर्म्स ऑफ नाउन्स इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। जो हम नाउन लेंगे सेंटेंस में उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे सिंगुलर और प्लूरल में। लाइक अगर शीप है तो मैं उसको शीप्स नहीं करूंगी, डियर है तो मैं उसको डियर्स नहीं करूंगी। और अगर वो प्लूरल में होगा, अगर कोई नाउन इफ इन केस प्लूरल में होगा तो मैं उसको सिंगुलर में लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगी। नाउन जैसा है सेंटेंस में वो वैसा ही रहेगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, द शीप इज हार्मलेस क्रिएचर, द शीप इज हार्मलेस क्रिएचर। अब मैंने यहाँ पे शीप इज हार्मलेस क्रिएचर, अब मैंने यहाँ पे इज लगा दिया मतलब ये सिंगुलर का मैंने यूज कर लिया। बट अगर मेरे को उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा तो मैं ये नहीं करूंगी द शीप्स इज हार्मलेस क्रिएचर। मैं उसको बिल्कुल भी नाउन को चेंज नहीं करूंगी, मैं उसके वर्ब को चेंज कर दूंगी। द शीप्स आर हार्मलेस या हार्मलेस क्रिएचर, या एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ द शीप आर एक्सपेंसिव फॉर सम फार्मर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डियर इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, डियर आर फ्री ऑन IIT मद्रास कैंपस। मतलब डियर इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर अगर मेरे को उसको बोलना होगा प्लूरल फॉर्म में, तो डियर्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। तो मैं ये नहीं कहूंगी डियर्स इज नॉट अवेलेबल, मैं ये कहूंगी डियर आर नॉट अवेलेबल इन एवरीवेयर। ठीक है, अब इसमें मैं कभी भी प्लूरल फॉर्म्स लेकर आ ही नहीं सकती हूँ इन वर्ड्स के साथ में। लाइक मैथमेटिक्स हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, इन वर्ड्स के साथ में मैं कभी भी प्लूरल फॉर्म लेकर नहीं आऊंगी। मैं कभी भी प्लूरल वर्ब हमारी यूज नहीं करूंगी। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी मैथमेटिक्स आर टफ टू फॉलो, मैं हमेशा उसको सिंगुलर में ही काउंट करूंगी। मैथमेटिक्स इज टफ टू फॉलो, पॉलिटिक्स इज इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं बोलूंगी पॉलिटिक्स आर, इसमें कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस पे आप ध्यान दें, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो आप और एग्जाम्पल्स देख के कर सकते हैं। और जैसे मैंने इनमें कहा है कि मैं इसमें कोई भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करूंगी, तो इसमें मैं कभी इन सारे सेंटेंसेस में ना कभी सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करूंगी। लाइक ग्लासेस है तो मैं उसको ग्लास नहीं करूंगी, जीन्स है तो मैं उसको जीन नहीं करूंगी, पुलिस है
तो वो पुलिस एज इट इज एक अपने आप में ही प्लूरल वर्ड होता है, क्योंकि वो पूरी कैटेगरी को बताती है, तो मैं पुलिस ही रहने दूंगी, ठीक है। तो माई ग्लासेस आर ब्लू, मैं ये थोड़ी बोलूंगी माई ग्लास इज ब्लू, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी माई ग्लासेस इज ब्लू, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा हमारे, और ये प्लूरल के साथ में ही यूज होगा। द जीन्स लीव, देयर जीन्स लीव कलर, द जीन्स लीव कलर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, देयर बोलूंगी, देयर जीन्स लीव कलर। पुलिस आर विजिलेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल, पुलिस इज विजिलेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल, कभी भी नहीं, वो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ही यूज नहीं होगा, हमेशा आर आएगा या वो प्लूरल फॉर्म्स वाले ही वर्ब्स आएंगे। तो पुलिस आर विजिलेंट ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, तो ऐसे ये तीन वर्ड्स के एग्जांपल्स ले लियो, उसके साथ में मैं कभी भी सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करूंगी, मैं प्लूरल फॉर्म ही यूज करूंगी। आगे बढ़ते हैं। इनडेफिनेट इज एज सिंगुलर, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody, everything, something, nothing। अब इनके साथ में ना मैं कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करूंगी, इनको हमेशा मैं सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करूंगी। एवरीवन कम्स टू द फुटबॉल मैच, ये एक तरीके से सिंगुलर ही है। समवन इज स्पीकिंग, मैं ये थोड़ी बोलूंगी समवन आर स्पीकिंग, मैं इसको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं ला सकती, वो हमेशा ये सारे जो वर्ड्स होंगे ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ में ही रहेंगे, ओके ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ में ही रहेंगे। Everyone comes to the football match, someone is speaking, nobody comes after 5 p.m, everything is apparent, something is missing, मैं ये थोड़ी बोलूंगी something are missing, nothing gets attention, तो किसी चीज को अटेंशन नहीं मिलता है। अग्रीमेंट विद प्लूरल कॉम्प्लीमेंट्स, व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स मी आर द चिल्ड्रन इन द पार्क, मतलब इसमें मेरे को प्लूरल कॉम्प्लीमेंट्स में ही यूज करना पड़ेगा, मतलब आर द चिल्ड्रन, मोस्ट अनोइंग थिंग लास्ट में वर द बसेस, अब मैं ये थोड़ी बोलूंगी वॉज द बसेस, कोई एक तो थी नहीं, बहुत सारी थी, वर द बसेस आएगा, तो इसमें हम प्लूरल फॉर्म्स यूज करेंगे किसी किसी में, जब हम कोई एग्रीमेंट दे रहे हैं या कोई सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या कह सकते हैं हम नॉर्मल सेंटेंस में हम किसी को बताने के लिए, तो हम उसमें प्लूरल वर्ब्स ही यूज करेंगे। देयर आर सेवरल मंकीज ऑन द ट्री, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी देयर इज सेवरल मंकीज ऑन द ट्री, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करूँ। तो इसके साथ में ही हमारा अग्रीमेंट इन सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट खत्म होगा। अब इसमें आई नो थोड़ा सेंटेंसेस मैं इसमें बहुत ज्यादा कम लेकर आई हूँ, बट जितना प्रोफेसर ने यूज किया था वो मैंने आपको सारा समझा दिया, और इसको ऐसे सच समझने की भी कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, क्योंकि थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं, बट इसमें थोड़े थोड़े ऐसे रूल्स होते हैं ना कि हमको इसमें साथ सिंगुलर यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, इसके साथ हमें प्लूरल कौन से वर्ड्स है जिनके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है तो हम प्लूरल ही करेंगे, वो सब आपको ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी की अगर जो चीजें हैं लाइक जो मैं क्वेश्चंस जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना, तो उससे आपको ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बट अभी जो मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है ना कि किसके साथ में कौन से वर्ड्स है जिसके साथ में आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है, कौन से वर्ब्स है कौन से वर्ड्स है जिसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, वो सब आप एक बार देख लेना, उसके बाद में जब क्वेश्चन करेंगे वैसा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। वीक 6 का मैं बिल्कुल भी लेकर नहीं आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसमें सिर्फ वो टिप्स दी हुई थी कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे एज कर सकते हो, कैसे एकदम सिंपल वे में उसे सॉल्व कर सकते हो, तो वो मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ। बट मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब मैं आपको जैसे जैसे अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन लूंगी उसमें से जब भी मैं कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी उससे पहले ही मैं आपको समझा दूंगी कि हाँ ऐसे ऐसे करना होगा, तो आप उस वे में कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग वीक 7 का। वीक 6 का मैंने इसमें स्किप कर दिया है बिकॉज वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई अगर उसकी स्किल्स नहीं भी जानेगा तब भी वो सॉल्व कर सकता है, उसको पढ़ के जिसकी थोड़ी सी भी वोकैबुलरी अच्छी होगी, थोड़े से भी इंग्लिश के वो सेंटेंसेस को अगर ऐसे देख कर और समझ में आ जाएगा तो वो ऑफकोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर सकता है। बट फिर भी मैं वीक 6 का ये नहीं कह रही हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ऑफकोर्स पढ़ाऊंगी। मैं जब पढ़ाऊंगी तब मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी ना, उस टाइम पे मैं वीक 6 का टॉपिक पहले आपको समझा दूंगी, उसके बाद में वीक 6 टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग। वीक 7 में भी बस ये एक ही है क्या एक्टिव लिसनिंग क्या होती है और पैसिव लिसनिंग क्या होती है, बस ये दो चीज आपको समझनी है। बाकी देखा जाए तो मैंने जब प्रोफेसर का एक लाइव क्लास अटेंड किया था तो उसमें यही बोला गया था कि आपको आजकल लिसनिंग के टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं एग्जाम में,
क्योंकि थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों से ईयरफोन्स मंगवाओ। कोई कोई आपको पता ही है कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ब्लूटूथ डिवाइसेस और ले आते हैं, फिर उसकी वजह से वो क्या सुन नहीं पाते अच्छे से, तो आपको कनेक्ट करने वाले ले जाने पड़ते थे पहले। बट अभी प्रोफेसर ने कहा है कि ये सब हमने बंद कर दिया है, तो ऐसा ये वीक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब वीक 7 इन्होंने दिया है, मतलब इसमें से क्या ही क्वेश्चन बनेगा। एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग मैं आपको समझा दूंगी, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी मैं इसका एक ऑडियो टाइप भी लेकर आ जाऊंगी और उससे आपको क्वेश्चन करवा दूंगी। बट मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू मी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते कि आपको ऑडियो दिया गया हो एंड उससे आपको आंसर अच्छे से ऑडियो को सुन के देन आपको आंसर करने हो क्वेश्चंस। बट अगर ऐसा इफ इन केस आ भी गया तभी हम एक गुड पोजीशन में ही है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी वो करा चुकी होंगी। तब हम स्टार्ट करते हैं। सो एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिव का मतलब होता है कि मतलब हम एकदम ध्यान लगाकर हर सारा कंसंट्रेशन, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में हम जो चीज़ कोई बोल रहा है वो हम कुछ वो बोल रहा है तो वो हम अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है। अगर फिर उसमें से अगर हमें कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए तो हम उसका आंसर देने के रेडी है। पैसिव लिसनिंग ऐसी लिसनिंग होती है कि जिसमें मैं सुन तो रही हूँ उसका बोला हुआ, बट मेरे पास में कोई और बैठा, मैं उससे भी बातें करती जा रही हूँ साथ साथ में, तो मेरा फुल कंसंट्रेशन उसकी बातों पे नहीं है। नो डाउट मैं उसका सुन रही हूँ बट फुल कंसंट्रेशन से नहीं सुन रही हूँ। तो इफ इन केस जहां से मैंने मिस किया उसने मुझसे वहीं से क्वेश्चन पूछा तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए वो उसका नाम हो गया पैसिव लिसनिंग। नहीं तो हम उसको भी एक्टिव में डाल देते कि सुन तो रहे हैं, बट एक्टिव में हम एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। अब डिस्ट्रैक्शंस जैसे ना तो मेरा फोन होगा मेरे पास में, ना कोई मेरे पास बैठा होगा जिससे मैं बातें कर रही होंगी, तो मैं फुल कंसंट्रेशन से उसे ही सुनूंगी कि वो क्या कह रहा है। बट पैसिव लिसनिंग में आप ये कह सकते हो कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लाइक फोन अगर है तो मैं फोन में ध्यान देती देती हाँ उसको सुन रही हूँ कि ठीक है, बीच बीच में मैं उसको सुन ही लेती हूँ थोड़ा सा। तो वो ऐसे लिसनिंग को हम पैसिव लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप लोग तो जान ही गए होंगे कि आप लोग कब एक्टिव लिसनिंग करते हो, कब पैसिव लिसनिंग करते हो, कि कब आप एक्टिवली सुनते हो किसी चीज को, और अगर आप एक्टिवली सुनते होगे तब आपके आंसर्स एकदम टक 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 आ जाते होंगे आपको क्वेश्चंस में से। बट जिस टाइम आपका माइंड थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन उससे हटके कोई माइंड में ही दूसरी बात चल रही हो, अब ये जरूरी नहीं है कि पैसिव में डिस्ट्रैक्शंस फोन या कोई ऑफलाइन, आपके माइंड में ही कोई दूसरी चीज चल रही हो उसका सुनते सुनते, तो वो चीज इतनी अच्छे से आपके माइंड में नहीं जाएगी जितनी आपके फुल कंसंट्रेशन से जाती है। तो बोथ सर्व डिफरेंट पर्पसेस एंड हैव अ डिफरेंट आउटकम कंसिक्वेंटली। अभी मैंने आपको बताया ऑफ कोर्स दोनों के डिफरेंट पर्पस होते हैं और दोनों का फिर आउटकम अलग ही आता है, कि एक तो मैं चीज कोई अच्छे से सुन रही हूँ कि वो इंसान क्या बोल रहा है, फिर मैं उसका आंसर दे पा रही हूँ, तो वो मेरे माइंड में चीज जाकर रह रही है तभी तो मैं उसका आंसर दे पा रही हूँ। नहीं, पैसिव लिसनिंग में क्या होता है ना कि मैं ठीक है अपने माइंड में कुछ और सोच रही हूँ और उसका भी बीच बीच में कभी कभी सुनती रह रही हूँ, तब वो मेरे माइंड में एकदम जाकर बैठेगी ही नहीं। अब फिर ठीक है, ऐसे भी लिसनिंग में मेरे को 4 से 5 बार अगर मैं सुनूंगी तब जाके मैं उसका आंसर भले ही दे दूँ कि ठीक है मैं माइंड में कुछ और सुन रही हूँ और उसका भी सुन रही हूँ, तो साथ साथ में वो दोनों चल रहे, तो मेरे को 3 से 4 बार उसका सुनना पड़ेगा जब मैं जाकर आंसर दे पाऊंगी, ठीक है। तो दोनों के आउटकम भी अलग अलग ही आते हैं। एक्टिव लिसनिंग इज अ फार मोर डिमांडिंग एंड कंसंट्रेशन रिक्वायरमेंट एक्टिविटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ कोर्स एक्टिव लिसनिंग में हमारी कंसंट्रेशन पार बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है और बहुत ज्यादा वो डिमांड भी रखती है कि आप भाई एकदम फुल अपना सारा आजू बाजू से ध्यान हटा दो, ब्रेन को भी कह दो कि तेरे को सुनना है तो बस उसको ही सुनना है। तो वो एक डिमांडिंग है, कंसंट्रेशन रिक्वायरिंग एक्टिविटी एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो पैसिव लिसनिंग कैन अकर इन सिचुएशन एज डिसइंटरेस्ट इन द टॉपिक। अब हम क्यों किसी से, मतलब हम ऐसे दूसरी चीजें क्यों सोचेंगे हमारी माइंड में, या मैं अपने फोन में फोन क्यों चलाऊंगी, या मैं दूसरों से बात क्यों करूंगी जब वो बोल रहा है, या तो वो बहुत ज्यादा ऐसे धीरे धीरे बोल रहा होगा आज हम पढ़ेंगे, तो वो आपका इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं कि भाई यार ये तो बोर कर रहा है, चलो थोड़े मजे कर लेता हूँ, ये तो बोलता ही रहेगा, इसको बीच बीच में इतने में सुन लूंगा। या कुछ होते हैं ना ऐसे टॉपिक्स जो हमें पढ़ना पसंद नहीं होता बट फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हमें नहीं पसंद होता है कि ठीक है यार बोलता रहेगा बाद में अच्छे से सुन लेंगे, तब वो हमारा डिसइंटरेस्ट शो करता है उस टॉपिक के लिए, तो इसलिए वो पैसिव लिसनिंग आती है हमारे। स्पीकर स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन इज नॉट एंगेजिंग। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर वो इतना धीरे धीरे बोलेगा टुडे वी विल लर्न अबाउट, तो इतना एंगेज कर ही नहीं रहा है, उसकी खुद की बैटरी इतनी लो हुई हुई है, तो
उसके जो पढ़ाने का स्टाइल है वो भी एकदम लो क्लास ही होगा, तो वो इतना प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में बना ही नहीं है कि हाँ ठीक है कोई उसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुने। कोई अगर कंसंट्रेशन के साथ सुनने की कोशिश भी करे ना, उसको इतनी निर्वासी या नींद आएगी ना, फिर वो सोचेगा इससे अच्छा है भाई बातें करते करते ही सुन लेता हूँ इसको, तो ठीक है। थर्ड, इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन बाय द स्पीकर इज नॉट एनी सिग्निफिकेंस टू द लिसनर। अब ये भी बात हो सकती है, लाइक कोई बच्चे अगर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने इंग्लिश ली नहीं होगी अपने क्विज टू कोर्स में, बट फिर भी वो देख रहे हैं, तो उनका भी फिर ऐसे बनेगा थोड़ी कंसंट्रेशन कि हाँ, वो तो ये सोचेगा भाई मेरे तो आएगी नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो मैं क्यों पढूं। वो उसका कोई मैटर ही इसका उसमें मैटर ही नहीं है कि हाँ उसे सुनना चाहिए या नहीं, तो वो उसके सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं। तो इससे भी उसका डिसइंटरेस्ट बन जाएगा, तो वो आराम से बस वीडियो चला लेगा और अपना मोबाइल लेकर बैठ जाएगा, ताकि पेरेंट्स को लगे हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो वीडियो तो चल रही है बट उसका कोई भी इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो मेरे काम की चीज है ही नहीं, ठीक है। लिसनर इज प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब प्री ऑक्यूपाइड कैसे, या तो मेरे पास पहले से ही कोई आके बैठा हुआ होगा, उससे मैं बातें करी होंगी, जितने में वो दूसरा सामने वाला स्पीकर आके बोलना स्टार्ट कर दिया, अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मैं तो पहले से ही भाई ऑक्यूपाइड हूँ, तुम्हारा मैं कैसे सुनूं, मैं तो पहले से ही उसका सुन ही रही हूँ, ठीक है। और लास्ट है लिसनर इज डिस्ट्रैक्टेड। सारे में मैं आपको अच्छे से एग्जांपल दे ही दिए, डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं हम, पढ़ते पढ़ते भी हमारा मन करता है कि यार थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ, अगर फोन में से एक भी आवाज आती है ना, हम देखते हैं भाई किसका मैसेज आया क्या है, तो ये ऐसे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, और उस वजह से हमारी वो जो एक्टिव लिसनिंग होती है वो कब पैसिव लिसनिंग में कन्वर्ट हो जाती है हमें खुद को पता नहीं चलता है, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, टू लिसन एक्टिवली इट हेल्प्स टू लर्न टू कट ऑफ और रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब ये बता रहा है कि जब हम एक्टिवली किसी चीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्या करता है ना, हमारी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर देता है, हमारा कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर देता है। अगर हम किसी भी चीज को अच्छे से बिना डिस्ट्रैक्शंस के अगर सोचेंगे ना कि हाँ यार अब पूरा टाइम मैं अच्छे से एकदम दिमाग अपना इसी में लगाकर पढ़ूंगा, तो वो हमारा पूरा ही डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देता है। एंड ऐसे खत्म करते 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 ना बहुत ऐसा टाइम आ जाता है जिसमें आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करोगे पढ़ने के टाइम पे, ठीक है। सेकेंड, एक्टिव लिसनिंग क्या हेल्प करता है कि इट सेट असाइड डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम स्पीकर बिहेवियर और पर्सनल स्टाइल। अब उसके बिहेवियर में भी थोड़ा चेंज आ जाता है कि कहाँ तो पहले उसका एकदम एग्रेसिव और वैसा वाला बिहेवियर, और जैसे जैसे वो उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है ना, तो हमारे ऑफकोर्स नेचर में भी चेंज आ जाता है कि हम थोड़े से आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, काम टाइप हो जाते हैं, इतना मतलब यू कहते हैं ना एग्रेसिव, एग्रेशन शो नहीं करते हर छोटी छोटी चीज पे। नहीं तो आजकल क्या होता है ना, हम लोग इतना हमारे स्मार्टफोन्स पे इन्वॉल्व हो गए ना, तो हमें थोड़ा सा भी कोई ऊंच नीच बोल देते हैं ना, तो हम इतना एग्रेसिव वे में उसे रिप्लाई करते हैं। बट जब जिस टाइम से आप ये एक्टिव लिसनिंग स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके जो कंसंट्रेशन है ना वो थोड़ा उसकी पावर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में ना थोड़ी कामनेस आएगी, आपके थोड़ा ऐसे शांत रहने का स्वभाव आने लगेगा मन में, ठीक है। और वो शांत रहते रहते मतलब 2-3 बार करो, शांत रहते 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 आप इतने काम हो जाओगे कि आपको खुद को नहीं पता होगा कि पहले मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ, ठीक है। थर्ड, लिसन विदाउट assumptions coming in the way of reception। अब ऐसा होता है ना, अभी मैंने आपको पैसिव लिसनिंग में बताया कि हम मतलब उसको सुनते सुनते हम हमारी अलग ही दुनिया में खो जाते हैं कि हाँ यार ये हुआ था, वो हुआ था, और कभी कभी हमारे कुछ और भी थॉट्स माइंड में स्टक कर जाते कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो जिस टाइम से आपका कंसंट्रेशन अच्छे से बनने लग जाएगा ना, उस टाइम से ये बार की जो भी एक बार बस आपको वो माइंड में सेट करना है कि मेरे को बस इसी पे ध्यान देना है, उसी चीज पे ध्यान देना है। तो जिस दिन से आप देने लग जाओगे ना, तब से आपको बिल्कुल भी बाहर के थॉट्स नहीं आएंगे कि क्या हो रहा होगा, या ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। वो सब माइंड से अपने आप दूर जाने लग जाएगा जब आप कंसंट्रेट करेंगे। इसका बेस्ट, अगर आपको ये कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज करनी है ना, तो रोज मतलब मैं कहती हूँ 10 मिनट ही मॉर्निंग में जब उठो ना, मॉर्निंग में उठ के हमारी सबकी आदत होती है, इवन तो पहले मेरी भी आदत थी कि मैं मॉर्निंग में उठते ही पहले फोन देखती थी मेरा, बट फोन ही सबसे ज्यादा मेन डिस्ट्रैक्शन पार होती है। जिस दिन से आपने उस फोन को सुबह सुबह टच करना बंद कर दिया ना, पूरे दिन आपको मन में नहीं आएगा कि हम हाँ ठीक है फोन चला लेते हैं। सुबह उठते ही अच्छे से गुड मॉर्निंग पेरेंट्स को करके और
10 to 15 मिनट्स के लिए मेडिटेट करो, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आप में थोड़ा कामनेस आएगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। नहीं तो अभी आप ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे परेशान टाइप और माइंड में दूसरे थॉट्स आना कि ये नहीं होगा वो हो जाएगा, ये सब आना बंद हो जाएंगे। बस आप मॉर्निंग में ये 2 चीजें फॉलो करो कि मॉर्निंग में एक तो फोन को बिल्कुल भी टच करना ही नहीं है। 1 आवर तो कोशिश करो कि आप मॉर्निंग में उठते ही फोन देखो ही नहीं, कि नहीं यार हमें नहीं देखना उसे, ठीक है। उसको या तो रात को ही फ्लाइट मोड पे डाल के सो ला, ताकि सुबह मॉर्निंग में उठे ना तो कोई भी नोटिफिकेशन आए नहीं हमारे पास में। और उसको ऐसी जगह रखो जहां पे हमें सुबह उठते ही हमारी नजर जाती ना हो, ऐसा हमारे फोन की आदत मॉर्निंग मॉर्निंग में छूट जाएगी। एंड इफ यू विल डू दिस इन मॉर्निंग, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में फोन को इतना नहीं चलाते हो, तो आपका पूरे दिन में ऐसे 2 से 3 दिन अगर आप रेगुलर करते हो मॉर्निंग मॉर्निंग में ही, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरे दिन इतना फोन चलाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। फोन रखने के साथ साथ में आप मॉर्निंग में उठ के 10 से 15 मिनट्स के लिए मेडिटेट करिए, ठीक है। मेडिटेशन इज द बेस्ट टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन पावर। Okay. Third, listen with intent to openly receive and comprehend the speaker's content. अब हम अच्छे से सुने ताकि हम अच्छा सा उससे समझ सके कि हाँ वो क्या समझाना चाह रहा है, और फिर हम अगर उसका अगर हमें समरी या कुछ करना होगा, या वो हमसे क्वेश्चन भी पूछना होगा कि हाँ भाई बताओ इसका, तो हम उसको अच्छे वे में एकदम समझा सके। तो ये एक्टिव लिसनिंग के ये फायदे होते हैं कि वो हमारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा देता है, ठीक है, हमारी बिहेवियर में चेंज ला देता है, अजम्पशंस नहीं आने देता है माइंड में कि हाँ ये करेंगे तो वो हो जाएगा। और फोर्थ एंड द बेस्ट थिंग, हमारी एक इमेज डेवलप करने में हेल्प करता है। कैसे इमेज डेवलप कैसे होती है, वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, अब हमने अच्छे से उसको सुना हुआ होगा, तब हम उसी के थोड़े स्टाइल ले लेके उसको अच्छे से समझा देंगे, ओके। तो उससे हमारे स्पीकर पे क्या इफेक्ट देगा ना, जो बोल रहा है उसको भी लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा एकदम अच्छे से सुन रहा था, तभी वो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है। और लास्ट पॉइंट हो जाता है कि जब हम एकदम अच्छे से किसी चीज को सुनते हैं ना, तब हम उसमें से डाउट्स भी पूछते हैं जो चीज हमें समझ नहीं आती। नहीं तो हम किसी से बातें करते करते पूछेंगे तो हमें सारी चीजें समझ आ जाती है, और ऐसा कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, उसको एक ना एक डाउट तो आएगा। पर जब तभी आएगा जब आप एकदम उसको अच्छे कंसंट्रेटेड होके सुन रहे हो। तो जब आप उसे क्वेश्चन पूछोगे तब भी उसे ऑफकोर्स लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छे से सुन रहा है, तभी इसने मेरा ये वर्ड पकड़ा है, एंड उसका वो मुझसे पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा, या उसका क्या यूज आता है, या जो भी ऑफकोर्स इन रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। तो ये होता है एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग। तो बस, और इसी के साथ हमारा वीक 7 का भी ये कंप्लीट हो जाता है। तो वीक 7 का जो है मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ऑफ कोर्स ऑडियो वाला ही क्वेश्चन लेके आऊंगी, जितने भी टाइप के होंगे ग्रेडेड असाइनमेंट और प्रैक्टिस असाइनमेंट में सब टाइप ट्राई करूंगी कि मैं वो लेकर आ सकूं। एंड वैसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया नहीं आते, बट फिर भी अगर आ जाए तो हम लोग आंसर कर सकते हैं उसको। तो मैं लेकर आऊंगी। जब तक मैं आपसे यही कहती हूँ कि इस लेक्चर को प्लीज एक्टिवली लिसन करिए, एक्टिवली सुनिए, फुल कंसंट्रेशन पावर से सुनिए, मॉर्निंग में उठते ही मेडिटेट करिए ताकि आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो। अपने फोन को थोड़ा अपने से दूर कर दीजिए, या इसको फ्लाइट मोड पे डाल के रखे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीक 8 का टॉपिक, दैट आर सिलेबल्स एंड स्ट्रेस इन वर्ड्स। सिलेबल ऑलरेडी बताया हुआ है वीक 1 के लेक्चर में या वीक 3 के लेक्चर में, आई डोंट रिमेम्बर इट कम्प्लीटली, बट मुझे इतना याद है कि मैंने आपको सिलेबल्स बताया था वर्बल्स एंड कॉन्सोनेंट लाइक वीक 1 के लेक्चर में। ऑफकोर्स वीक 1 के लेक्चर में मैंने आपको सिलेबल्स बताया था। तो सिलेबल एक ऐसा वर्ड होता है जो मतलब जिसमें एक वॉवल साउंड आता है, एंड वॉवल साउंड वो साउंड्स होते हैं जो हमारी एयर को कम्प्लीटली माउथ से कहीं पे भी टच हुए बिना पास करने देते हैं, तो वो वॉवल साउंड्स होते हैं। तो सिलेबल्स भी एक टाइप के वॉवल साउंड्स कंटेन करते हैं अपने अंदर। एक यूनिट होती है वर्ड की जो डिवाइड हो जाती है जब हम उसके प्रोनाउंस करते हैं, वॉवल साउंड को ही हम डिवाइड कर सकते हैं। लाइक इट कैन, जो वॉवल साउंड निकल सकता है वो भी डिप्थोंग हो सकता है, मोनोथोंग हो सकता है। तो वो हम सिलेबस में पढ़ चुके थे, ठीक है। मैंने आपको सिलेबल्स का बहुत अच्छे से बताया था वहां पे, तो प्लीज आप वो लेक्चर जाके देख लेना। तो सिलेबल्स एक ऐसी यूनिट होती है वर्ड की जिसमें एक वॉवल साउंड तो आपको मिलेगा ही। तो a syllable is a unit in which the word is divided while pronouncing it. Of course it is divided, कुछ भी बोलने से
वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि या तो वो वर्ड या कह सकते हैं वॉवल्स के दो दो वॉवल से बना हुआ होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, या मोनोफ्थांग से भी बना हुआ होगा तभी वो हम डिवाइड करके ही बोलते हैं, क्योंकि वो दो दो साउंड आ जाती है जब मैं वॉवल का कोई भी बोलती हूँ। एग, एग बोल रही हूँ ना, तो ए आई और ऐसे जी अलग जा रहे हैं, तो ये ऐसे साउंड्स अलग अलग जा रही है, ठीक है। अ syllable should have a vowel with one or more consonants। अब उसमें consonants भी आने जरूरी है, बट उसमें vowel sound तो एक होनी चाहिए, तभी तो हम उसे syllables बोल रहे हैं, ठीक है। So one syllable words: cat, buy, force, drink, walk। अब cat, at, ठीक है, तो वो एट का भी साउंड आ रहा है, ख का भी साउंड आ रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड दोनों मिक्स होके बाय, ठीक है, बाय बाय, ठीक है। तो आई का भी साउंड आ रहा है, ब का भी साउंड आ रहा है, ठीक है। ऐसे 2 syllable वर्ड्स, 3 syllable वर्ड्स, 4 syllable वर्ड्स, ये सारे आप देख लेना। ये मैंने सारे प्रोफेसर की स्लाइड्स पे से ही लिए हैं, इसमें मैंने कुछ भी अपनी तरफ से एडिशन नहीं किया, क्योंकि टेंसेस के नोट्स मैंने अपनी तरफ से बनाए, क्योंकि मुझे लगता था कि टेंसेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड जो वहाँ पे टीचर ने नोट्स लिए थे ऑफकोर्स दे आर गुड, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, एक सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है समझने में, तो इसलिए मैंने वो लिया था सिलेबिफिकेशन। अगर हम 1 syllable वर्ड्स का सिलेबिफिकेशन करते हैं तो कैट, क और एट, अभी मैंने आपको बताया था कैट में 2 साउंड आ रही है, क और एट की। बाय में ब हाय, तो ब और आई, या वाई भी बोल सकते हो। फोर्स, तो उसका फोर्स ही आ रहा है। ड्रिंक, ड्रिंक, क, उसके ड्रिंक, ड्रिंक वैसा आ रहा है। वॉक, वॉक, एल तो आ नहीं रहा है, वॉक, एच के साउंड आ रहा है, तो ये सब आप चेक कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस पॉइंट्स टू नो। अब आप बोलोगे स्ट्रेस होता क्या है, नाम तो दे दिया सिलेबल्स एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है, तो जब मैं वर्ड, कोई भी एक वर्ड बोल रही हूँ, उस वर्ड पे वॉवल का साउंड में थोड़ा सा अगर मेरा फोर्स लग रहा है अंदर से, कि हाँ मुझे बोलने में फोर्स फील हो रहा है अंदर से, तो वो बोल देंगे कि वो वर्ड स्ट्रेस्ड हुआ हुआ है। अब इन्हीं एग्जाम्पल में देख लो, सी फूड, सी फूड। अब आप मेरे साथ बोलोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कि इसमें जब मैं बोल रही हूँ तो अंदर से मुझे ऑफकोर्स फीलिंग आ रही है कि हाँ, थोड़ा सा ऐसे फोर्स लग रहा है मेरे अंदर से, नहीं तो फूड में तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा है, बट जब मैं सी बोल रही हूँ तो उसमें थोड़ा सी, सी, सी फोर्स, तो उसमें थोड़ा सा फोर्स ऐसे लग रहा है मेरे को बोलने में, तो सी वर्ड हो गया, वो स्ट्रेस्ड हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेस जो वही होता है कि जो सिलेबल्स हम जो बोलते हैं, सिलेबल्स, अब सिलेबल्स भी वही होता है कि जो एक वावल साउंड से और एक कॉन्सोनेंट साउंड से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो सिलेबल्स वर्ड जो हम बोलते हैं, जो हमें थोड़ा फोर्स देकर बोलना पड़ता है जो वर्ड, उसे हम कह देते हैं कि वो वर्ड स्ट्रेस्ड हो गया है। द 3 golden rules of stress in English words are: a word can have only one stress। एक ही स्ट्रेस हो सकता है। ऑफकोर्स आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि सी और फूड दोनों में स्ट्रेस है, बिल्कुल भी नहीं है, सी में ही स्ट्रेस आ रहा है। आप जब बोलोगे तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो सुनने में ऐसा ही लगेगा कि कोई फोर्स तो आ ही नहीं रहा है, यूं ही पढ़ा रही है हमें। बट जब आप मेरे साथ में बोलोगे तब आपको फील होगा अंदर से कि हाँ, एक कोई अंदर से फोर्स लग रहा है जब मैं सी बोल रही हूँ, पर जब मैं फूड बोल रही हूँ तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो मेरा जो पहला वर्ड है ना, वही स्ट्रेस्ड हुआ है, वही एक थोड़ा सा उसने फोर्स देकर बोला है, तो वही वर्ड स्ट्रेस्ड हुआ है, ठीक है। ओनली वॉवल्स आर स्ट्रेस, नॉट कॉन्सोनेंट्स। वॉवल साउंड्स ही स्ट्रेस होते हैं, कॉन्सोनेंट्स नहीं होते। देयर आर मेनी एक्सेप्शंस टू दीज रूल्स। बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इन रूल्स में भी, ठीक है। बट आपको ध्यान क्या देना, अब इसमें भी ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे जब मैं ग्रेडेड असाइनमेंट कराऊंगी ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। बट आप यही मान लो कि स्ट्रेस होता क्या है, और स्ट्रेस कितने वर्ड्स में आ सकता है, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाकी जो भी ऐसे सेंटेंस टाइप और दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे, तो मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी तब उस टाइम मैं सब कवर कर दूंगी। तो अभी मैं ऐसे आपको जस्ट ऐसे ही समझा रही हूँ, ताकि बस आप एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ, स्ट्रेस के बारे में अगर वो कोई भी पॉइंट पूछ ले कि स्ट्रेस होता क्या है, तो स्ट्रेस एक ऐसा फोर्स लगता है जब मैं कोई भी एक वर्ड बोल रही हूँ, तो वो एक जो फोर्स लग रहा है मेरा, वही वर्ड हो गया हमारा स्ट्रेस, हो गया कि वो मेरे को थोड़ा स्ट्रेस्ड हो रहा है वो वर्ड, ठीक है। और क्या स्ट्रेस 2-3 वर्ड्स में लग सकता है? बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेस एक ही वर्ड में लग सकता है। अब वो पूछ देगा ओनली वॉवल्स आर स्ट्रेस नॉट कॉन्सोनेंट्स, तो इसका तो आंसर हम ट्रू दे देंगे। बट अगर उसने स्वैप कर दिया कि ओनली कॉन्सोनेंट्स आर स्ट्रेस नॉट वॉवल्स, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसके लिए ये आपको पॉइंट्स पता होने जरूरी है, बाकी तो जब क्वेश्चन करेंगे तभी क्लियर होगा। मैंने आपको कहा था कि वीक 5 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी में कुछ पढ़ाने को है, बाकी वीक 6, 7, 8 में एज सच कुछ भी पढ़ाने को नहीं है। हम मतलब क्वेश्चंस देख के तभी आंसर कर सकते हैं, बट वीक 8 में फिर से थोड़ा सा वो आ जाता है कि आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए।
कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? एक ऐसे नाउन होते हैं जो दो नाउन से ही मिलकर बनाते हैं एक वर्ड। दो नाउन को ज्वाइन करके जो एक वर्ड बना दिया वो हो गया हमारा कंपाउंड नाउन। इन द कंपाउंड नाउन द फर्स्ट वर्ड यूजुअली टेक्स ऑन द स्ट्रेस। अब जो फर्स्ट वर्ड होता है ना उसी पे यूजुअली स्ट्रेस आता है। अब जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, सी बोलोगे तब आपको अंदर से फोर्स फील होगा कि हाँ ये वर्ड स्ट्रेस हुआ है। टूथ बोलोगे तब आपको अंदर से फील होगा कि हाँ भाई थोड़ा सा, जब मैं पेस्ट बोल रही हूँ तब तो नहीं हो रहा, पर टूथ बोल रही हूँ तो वही अलग सी आ रही है। तो प्लीज आप साथ साथ में बोल के चेक करना। और कंपाउंड एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं कि जो दो वर्ड्स, हम कोई भी दो वर्ड्स ले लेते हैं जो एक साथ में मिलकर एडजेक्टिव्स बना देते हैं। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन को वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, दोज आर नोन एज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर एक डिस्क्राइबिंग वर्ड बन जाते हैं। या कुछ रॉक सॉलिड, सॉलिड रॉक सॉलिड हम कहते हैं ना, ये रॉक सॉलिड है। स्पार्कलिंग रेड कलर की ड्रेस, तो स्पार्कलिंग रेड उसका ड्रेस को डिस्क्राइब कर रही है, शी इज वेयरिंग अ स्पार्कलिंग रेड ड्रेस, तो स्पार्कलिंग रेड। अब इसमें क्या हो रहा है ना, कंपाउंड एडजेक्टिव में देखो ये जो सेकेंड वर्ड है ना, ये वाला थोड़ा स्ट्रेस्ड हो रहा है। स्ट्रेस कैसे हो रहा है? जब मैं रॉक बोल रही हूँ तब कुछ नहीं हो रहा है, पर मैं सॉलिड बोल रही हूँ तब थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लग रहा है। हल्का सा भी फोर्स लग जाना तो हम कह देंगे हाँ भाई ये वर्ड स्ट्रेस हो रहा है, मतलब ये इसमें वॉवल तो होगा ही होगा, वॉवल का साउंड आ ही रहा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा वीक 5 से लेकर वीक 8 तक के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। वीक 6 को एक्सक्लूड करते हुए वीक 6 में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टिप्स दी हुई है, जो कि मैं जब आपको करवाऊंगी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व, तभी मैं आपको हाथों हाथ उधर ही पढ़ाऊंगी, ताकि जब हम पढ़ते हैं और हाथों हाथ क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा माइंड में रहती है, ठीक है। बाकी एज सच इन वीक 7 और 8 के टॉपिक में कुछ था नहीं, बस वीक 8 के टॉपिक में आपको थोड़ा स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस के बारे में तो आप वीक 1 में ही पढ़ के आ गए होंगे, ठीक है। तो वीक 8 में आपको बस ये स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि वॉवल स्ट्रेस होते हैं, कॉन्सोनेंट नहीं, और एक ही स्ट्रेस हो सकता है सेंड वर्ड में, और बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, और स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है, ये सब। बाकी इससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। वीक 5 मैं आपको अभी भी कह रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ उसके जो भी रूल्स मैंने आपको सारे जो दिए हुए हैं वो आप कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको टेंसेस के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं PDF अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अच्छे से हमने करा। आई नो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है समझाने में, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग मैं प्रो नहीं हूँ, मैं ये काम सालों से नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मैं भी आपको की तरह पढ़ ही रही हूँ ये चीज़, तो वो पढ़ाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट। आपको कोई भी डाउट हो दूसरा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछना, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगी। और मैं यही कहूंगी कि एक्टिवली लिसन करो, जो मैंने आपको बताया कि एक्टिवली लिसन करने के लिए आपका एकदम कंसंट्रेशन पार होनी चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए सुबह सुबह अपना फोन यूज, मैं सिर्फ यही तो कह रही हूँ कि सुबह सुबह 1 घंटा उठते ही मत फोन चलाओ, चलाओ पूरे दिन चलाओ, बट सुबह सुबह उठते ही मत चलाओ। सुबह सुबह फोन चलाना बंद कर दो और मॉर्निंग में उठ के मेडिटेट करो, तो वो आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करेगा, प्लस आपके अंदर थोड़ी कामनेस लाएगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। तो प्लीज ये ट्राई करना सब करने के लिए। और लेक्चर में आपको कोई भी लगे कि नहीं ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आऊँ तो उसमें मैं वो सारी चीजें कवर वापस कर लूंगी एकदम प्रॉपर वे में, कि हाँ ये समझ में नहीं आई थी। छोटे से छोटा डाउट ही क्यों ना हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ लेना, मुझे बता देना। इफ पॉसिबल मैं आपको कमेंट्स में आंसर दे दूंगी, नहीं तो मैं वीडियो में तो उसे कवर कर ही दूंगी कि हाँ कि ये चीज समझ नहीं आई थी, क्वेश्चन कराने से पहले वो मैं चीज आपको समझा दूंगी। बट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, जो अगर कोई लिखेगा ही नहीं कि हमें ये चीज समझ नहीं आई थी, तो मैं आऊंगी ऐसे ही क्वेश्चन करा के चली जाऊंगी, फिर बोलूंगी कि आप वीक 5 to 8 में जो लेक्चर्स दिए हुए वो आप देख लीजिए प्लीज। तो ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। आपको कोई भी अगर एक छोटी से छोटी भी चीज है कि आपको अच्छे से समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना, तो मैं उसका है ना एकदम और भी उसका ढूंढ के लाऊंगी अंदर से खोज के, एक वो ऐसा वर्ड जिससे आपको कोई समझ में आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।